बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? सबसे पहले बेटा जी, आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। मैं हूं बेटा जी गुलाम उत्सा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम बेटा जी चैप्टर नंबर 2 उसका आज हम 4 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा 4 लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। अब बेटा वेक्टर प्रोडक्ट हमारा टॉपिक का नेम है। वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर 2 चीजें समझाई थी कि अगर हम 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट करें, मीन के वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर मेरे पास आंसर में स्केलर क्वांटिटी आता था तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते थे। या दूसरा हमारे पास ये चीज थी, अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर में मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन में भी यही चीज मेंशन की है, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स रिजल्ट्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और रिजल्ट में बेटा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट का जो सेकंड नेम है बेटा वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी आपने याद रखना है, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए इसका मतलब है कि वहां पे हमें वेक्टर प्रोडक्ट की का ही जिक्र किया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखता हूं। मीन कि आपने 2 वेक्टर कंसिडर करने, एक वेक्टर ए कंसिडर करने, एक वेक्टर बी कंसिडर करने। वेक्टर ए को बी के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए है, मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है, और यहां पे साथ आ जाएगा साइन थीटा। और याद रखिएगा कि जो ए बी ये मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा, जब साइन थीटा को आप सॉल्व करते हैं तो आंसर में एक नंबर आता है, वो भी हमारे पास एक क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि यहां तक हमारे पास सारे का सारा मैग्नीट्यूड है। तो याद रखना है आपने कि हमने 2 वेक्टर को प्रोडक्ट किया था तो मेरे पास आंसर वेक्टर क्वांटिटी आया था। इसका मतलब है यहाँ पर भी 2 वेक्टर को प्रोडक्ट करने तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट वेक्टर। अब जब ये मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो आंसर मेरे पास बनेगा वो हमारे पास स्केलर आंसर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ये बड़ा इसका फार्मूला ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास इस फार्मूले में ये यूनिट वेक्टर है एन, एन यूनिट वेक्टर है। एन हमें क्या बताता है, हम एन हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट का के आंसर की डायरेक्शन बताते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये किस डायरेक्शन में मौजूद है। अब कैसे कि यहाँ पे पहले मैंने बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज वेक्टर ए है, नहीं ये जो हमारे एन है एक यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास जिस भी प्लेन के अंदर वेक्टर पड़े होते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है ये उनके परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ये 2 वेक्टर है, ये वेक्टर ए है जो कि ब्लू में है, और ये जो वेक्टर जो ग्रीन में है ये मेरे पास वेक्टर बी है। अगर ये दोनों वेक्टर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे, मीन के वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और अगर ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है तो जाहिर बात है कि यहाँ पे इनका कोई ना कोई हमारे पास आंसर भी आना चाहिए जो कि हमारे पास ए बी साइन थीटा आता है। मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो वेक्टर ए और बी को क्रॉस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन हमारे पास उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर पड़े। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो वेक्टर मेरे पास पड़े ये हमारे पास इस प्लेन में पड़े, तो इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर मैं इसका रिजल्ट ड्रॉ करूं तो रिजल्ट हमारे पास ये वाला होगा, ए क्रॉस बी का मैंने रिजल्ट जो ड्रॉ करूंगा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आएगा, और वो हमारे पास क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और थीटा के साथ एक आएगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बताएगा इसकी डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है वो हम कैसे मालूम करते हैं, तो आपने बेटा याद रखना है कि हम इन वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या हम यूज करते हैं, राइट हैंड रूल।
अब राइट हैंड रूल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो अभी मैं आपको राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन कर देता हूं कि राइट हैंड रूल है क्या चीज, कि हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि पहले इसको मैं रीड करता हूं और साथ साथ मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था। वेक्टर ए को आपने वेक्टर बी के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के अंदर, तो आपने वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर है वो किस डायरेक्शन में आएगा ये हमने अभी देखना है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए राइट हैंड रूल देखना है। तो राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी, मीन आपने फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा वो ए होगा, अगर तो ए को आपने बी की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। और कहां तक रोटेट करना है, थ्रू अ स्मॉलर पॉसिबल एंगल। तो यहां पर देखें, मैंने यहाँ पे वेक्टर ए मेरे पास इस साइड पे था, वेक्टर बी इस साइड पे था, दरमियान में मेरे पास एक पॉसिबल एंगल क्या था, थीटा। मैंने वेक्टर ए को बी की तरफ इस तरह रोटेशन की डायरेक्शन बनाई हुई है, ये मेरे पास देखे, तो मैंने जो एंगल की रोटेशन बनाई हुई है वो ए से बी की तरफ रोटेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। अब डायरेक्शन कैसे मालूम होगी, उसके लिए आपने यूज करना है अपना राइट हैंड। तो राइट हैंड के मुताबिक अगर आप देखें तो लेट्स सपोज बेटा कि ये मेरे पास दो है, हमारे पास वेक्टर थे। जैसा कि मेरे पास ये वेक्टर जो था वो हमारे पास वेक्टर ए था जो कि ब्लू के अंदर है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये ब्लू के अंदर मेरे पास वेक्टर क्या था, ए था, ये मेरे पास क्या था, बी था, और वेक्टर ए को मैं किस तरफ मूव करवा रहा हूं, बी की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपने राइट हैंड रूल इस्तेमाल करूंगा। राइट हैंड रूल हमें यह बताता है कि आपने आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स है, ये राइट हैंड की फिंगर्स, इनको आपने जो कर्ल करना है, इनको जो मोड़ना है, वो आपने इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोड़ना है। तो आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पे जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो ये ए था, ये बी था, तो मैं अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ रोटेट करता हूं। और ये भी साथ कहता है कि आपने अपने थंब को इरेक्ट रखना है। अगर मैं इरेक्ट रखता हूं तो यहाँ पे जो देखें आप थंब, तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जब आप ए से बी की तरफ आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये जो थंब होगा वो इरेक्ट रहेगा, और हमारे पास जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में मेरे पास ए क्रॉस बी का आंसर होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। तो ए क्रॉस बी की अभी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो डायरेक्शन आ रही थी वो अपवर्ड आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस सिचुएशन में, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की वो हमारे पास अपवर्ड होगी। तो ये चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन की हुई है कि कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आपने पहले ए को बी की तरफ रोटेट करना है, फिर आपने अपनी फिंगर को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। और कीपिंग द इरेक्ट थंब इरेक्ट, आपने अपने थंब को मोड़ना नहीं बल्कि थंब को आपने सीधा रखना है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब, मीन के थंब की डायरेक्शन के अंदर होगी। अभी ये तो मैंने एक व्यू बताया, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अगर यहाँ पे इसका मैं दूसरा व्यू बताऊं कि जब अगर हम लेट्स सपोज के बी को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उस वक्त बेटा मेरे पास क्या आंसर आता है, मीन के उस वक्त आंसर तो यही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, तो पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ, वो बनेगा पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी इंटू साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, मसला डायरेक्शन के। अब यहाँ पे क्या, अगर हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, आपने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। तो पहला वेक्टर मेरे पास क्या ए बी है, दूसरा ए, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना राइट हैंड रूल लेता हूं। राइट हैंड रूल को के मुताबिक पहले ए को मैंने बी को मैंने ए की तरफ रोटेट किया, फिर मैं राइट हैंड के मुताबिक अपनी जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स है, फिंगर को मैं फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा या उस डायरेक्शन में कर्ल करूंगा जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगी। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो रोटेशन है वो बी से ए की तरफ है, तो मैं फिंगर को भी बी से ए की तरफ कर्ल करता हूं। और हमारा थंब क्या रहना चाहिए, इरेक्ट। तो इरेक्ट थंब किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको हम शो कैसे करते हैं, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है। जब भी हमारे पास दो चीजों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उन दोनों में से मैं किसी एक के साथ लगाता हूँ नेगेटिव का साइन,
नेगेटिव का साइन हमें ये बताता है कि इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है, तो मैं इस डायरेक्शन के साथ क्या लगा दूंगा, ऑपोजिट साइन मेंशन कर दूंगा। तो ये बेटा आपके पास ओवरऑल हमारे पास डायरेक्शन मालूम करने का तरीका था। बेटा जी अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट की, बच्चों अभी हम जो काम करेंगे वो हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना आपने कि ये हमारे पास इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा जो पिछला प्रीवियस सिलेबस था उस सिलेबस के अंदर हमारे पास या तो स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आती थी या थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की। तो आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह आपने समझना है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी, और लॉन्ग के अंदर तो आते ही आते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझे तो हमारे पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। अब कैसे ये वायलेट करता है, मैं कंसिडर करता हूं बेटा दो वेक्टर्स, एक वेक्टर मेरे पास ए है और एक वेक्टर है मेरे पास बी। मैं यहां पे ये लिखता हूं वेक्टर ए और दूसरा मैं लिखता हूं वेक्टर बी। इनको बेटा मैं करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट। जब मैं इनको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, फिर दूसरे का बी, फिर हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा के साथ मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक यूनिट वेक्टर है। अब आपने देखना ये कि जो यहाँ पे जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो एंड ऑफ किस डायरेक्शन में आता है। मैं इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा के आया हूं कि यहाँ पे जो एंड है ये हमें बताएगा डायरेक्शन। अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ए जो ए है वो बी की तरफ, हमारे पास ए को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर मैं ए को बी की तरफ रोटेट करवाऊंगा। अगर मैं ए को बी की तरफ रोटेट करवाऊं तो बाई राइट हैंड रूल हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो हमारे पास अपवर्ड बनती है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड बन रही है, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखूंगा। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा करूं बी क्रॉस ए, देखते हैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसे बनती है। बेटा बी क्रॉस ए करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा बी मीन के पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है, दूसरे का मैग्नीट्यूड जो कि वो हमारे पास ए है, इनटू साइन थीटा। लेकिन यहां पे अगर आप डायरेक्शन देखें तो इस केस में डायरेक्शन मैं राइट हैंड रूल के थ्रू मालूम करता हूं। मेरे पास दो वेक्टर थे, एक बी था एक ए था। जब मैं बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं वेक्टर बी की रोटेशन ए की तरफ मूव करवाऊंगा। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी जो डायरेक्शन जाती है वो इनवर्ड जाती है। इनवर्ड का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाएगी, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पहले की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन के ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, और जो बी क्रॉस ए वो पहले की डायरेक्शन, पहले वेक्टर की जो प्रोडक्ट था उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ये मैं इस डायरेक्शन के साथ लगाऊंगा नेगेटिव का साइन, और अगर नेगेटिव के साइन को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये बनेगा माइनस बी ए। बल्कि यहाँ पर मैं एक और चीज भी बताता चलूं, ये बी और ए जो है ये हमारा उस मैग्नीट्यूड है। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो फिर इसका मतलब है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ करो, दोनों का जो आंसर आता है वो सेम आता है। तो जहां पर बी ए लिखा हुआ वहां पर मैं ए बी भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब बेटा यहाँ पे आपने देखना ये है कि क्या हमारे पास बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इन दोनों के आंसर में सिर्फ फर्क हमारे पास ये नेगेटिव साइन का आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम नहीं। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर इनका आंसर बराबर नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे मीन के क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नॉट कम्यूटेटिव। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, किस वजह से, हमारे पास इसकी डायरेक्शन की वजह से। हाँ, एक सूरत में बराबर हो सकता है अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें
कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए। माइनस बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ये आपस में, इसका जो आंसर है ए क्रॉस बी का, वो हमारे पास बी क्रॉस ए का जो आंसर है वो इस आंसर के बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का, जैसे कि यहाँ पे अगर ये दो मैं मार्कर देखूं तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल वो 90 का बन रहा है, और ऐसे हम वेक्टर्स को हम कहेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। और अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उसका आंसर क्या आता है? लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल कितना है? 90। तो मेरे पास क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा, और इस केस में थीटा की जगह पे मैं 90 पुट करूंगा। आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर उठा के जरा साइन 90 पुट कीजिएगा। तो बेटा साइन 90 आएगा 1, तो ये बनेगा ए बी 1, और 1 को अगर मैं ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर ए बी आएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो उन्हीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ रहा है। फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ए क्रॉस बी करे तो मेरे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ परपेंडिकुलर वेक्टर हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो परपेंडिकुलर वेक्टर का तो उनके पास हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। अब इन्हीं चीज का मैं देखता हूं, अगर इन्हीं चीज का मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कैसे देखता हूं। बेटा जी आपको पता है कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो 3 एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जी के अलॉन्ग। ये एक्स है, एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? आई। वाई के अलॉन्ग जो होता है वो क्या होता है? जे। और जो जी के अलॉन्ग होता है वो क्या होता है? के। अब सारे जितने भी यूनिट वेक्टर हैं आई और जे इनके दरमियान भी 90 का एंगल है, जे और के इनके दरमियान भी, के और आई इनके दरमियान भी 90 का एंगल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर का जो आई और जे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं इनका आंसर क्या आता है। आई क्रॉस जे करता हूं तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड वो भी क्या है? 1 है, और यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो यहाँ पे एंगल क्या पुट करूंगा? 90। तो साइन 90 आपको पता क्या होता है? 1। और यहाँ पे एक चीज मैं लगाना भूल गया, यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, साइन 90 वो भी 1, और इंटू यूनिट वेक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी 1। अब 1 को अगर मैं यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो मेरे पास जो आंसर है वो एक यूनिट वेक्टर आता है। अब वो कौन सा यूनिट वेक्टर आता है हमें ये नहीं पता, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ये है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल की जो रोटेशन है वो आपने एंटी क्लॉकवाइज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे 3 एरोज लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक यहाँ पर प्लेस करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक एरो इसके ऊपर आप आई कह दें, एक एरो को नाम दे दें, एक को आप जे का नाम दे दें, एक को आप के का नाम दे दें। और यहाँ पे जब आई क्रॉस जे करेंगे तो देखते कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? आई क्रॉस जे। जब आई क्रॉस जे करेंगे तो जो मेरे पास यूनिट वेक्टर बच जाएगा वो मैं इसका आंसर लिख दूंगा। आई क्रॉस जे करें तो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर आता है वो हमारे पास के आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूंगा? यूनिट वेक्टर के। और यहाँ पे अगर देखें मेरे पास नेक्स्ट है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा यूनिट वेक्टर आई। और अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा, के क्रॉस आई, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा मेरे पास? के क्रॉस आई करूं तो मेरे पास जे बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें इसका ऑपोजिट, तो जे क्रॉस आई, पीछे मैं भी बता के आया हूं, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास पहले का ऑपोजिट आएगा। जैसे देखा जाए तो ए क्रॉस बी का आंसर ए बी साइन थीटा आता था, तो यहाँ पे बी क्रॉस ए करें तो हमारे पास ए बी साइन थीटा ही आएगा, लेकिन वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखें अगर आई क्रॉस जे करते हैं
तो आंसर के ही आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। मीन के जे क्रॉस आई, आंसर के ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, ऑपोजिट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस के क्रॉस जे, ये हमारे पास के क्रॉस जे, मतलब मैं डायरेक्शन किस तरफ जा रहा हूं, उल्टी तरफ जा रहा हूं, मतलब जे के को मैं जे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बच जाता है, आई बच जाता है। तो इस आई के साथ मैं लगाऊंगा एक यूनिट वेक्टर, और अगर मैं यहाँ पे आई को के साथ करूं तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, जे बचेगा, और जे भी हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में बचेगा। ये बेटा आपने चीजें याद रखनी है, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो आपके पेपर के अंदर एज एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के अंदर तो बहुत जगह पे इस्तेमाल होंगी, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा बेटा जी मेरे पास जो वेक्टर है वह वेक्टर बी। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी बेटा दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो हमारे पास 0 डिग्री है। और अगर हमारे पास इन्हीं दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है वो हम निकाल के देखते हैं। तो आंसर आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहां पे इस केस में थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री पुट करेंगे और इंटू यूनिट वेक्टर एन। साइन 0 अगर आप अपने कैलकुलेटर से पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, ए बी इंटू 0 और इंटू यूनिट वेक्टर एन। अगर 0 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। जब भी किसी भी यूनिट वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या हम शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। तो यहां पे देखो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, 0, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा नल वेक्टर बनेगा। यहाँ पे नल वेक्टर के लिए हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर को, और उसको हम एरो लगाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, अगर दो मेरे पास एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे ए और बी, तो उनका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा नल वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का केस लूं तो मेरे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे और के। अगर मैं यहाँ पे आई को यूनिट वेक्टर आई के साथ क्रॉस करता हूं, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। बेटा आई को आई के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का वो भी 1, इंटू साइन थीटा। और आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर के केस के अंदर साइन थीटा क्या आता है, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री पुट करूंगा और इंटू यूनिट वेक्टर एन। साइन 0 आपको पता है 0 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये 0 और इंटू यूनिट वेक्टर एन। और अगर मैं 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। और 0 को अगर यूनिट वेक्टर एन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में आई क्रॉस आई करें, जे क्रॉस जे करें, के क्रॉस के करें, उन सारों का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या हमारे पास के क्रॉस के, इन सारों का जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तीसरी हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, तो एक वेक्टर मेरे पास ए है, उसकी डायरेक्शन मैंने इस साइड पे लिखी हुई है, और दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। और अगर मैं इन दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर हों, उनके दरमियान और उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। इन्हीं वेक्टर को मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो इनको मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये बनेगा ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है,
ए बी साइन, और यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा इस दफा 180, और 180 डिग्री अगर आप साइन 180 डिग्री करेंगे तो आपके पास बेटा जो आंसर बनेगा वो मेरे पास बनेगा 0। ए भी वैसे का वैसे साइन 180 0 होता है और इंटू यूनिट वेक्टर, और 0 को अगर आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनता है 0 इंटू यूनिट वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया जब भी, बल्कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। तो अब यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर हो तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। अगर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। अगर हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो तब भी आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। तो फिर मैं यहाँ पे इसके कंक्लूजन में ये लिख सकता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, हम दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो उसका आंसर मेरे पास क्या आता है नल वेक्टर आता है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो हमारे पास दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम हमें क्या बताता है, वो बताता है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आता है। मैं यहाँ पे यही चीज बताने के लिए एक छोटा सा प्रूव करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनको मैं कर रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, इनके दरमियान एंगल कितने हैं थीटा, एंगल हमारे पास थीटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो एडजेसेंट मेरे पास एंगल्स हैं मीन के साइड्स हैं इनको मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ ताकि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम की जो फिगर है वो हमारे पास कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास साइड ए है मैंने यहाँ पे ये रीड्रॉ की, और यहाँ पे दूसरी जो साइड है हमारे पास साइड बी जो कि वेक्टर बी की है, इसको भी मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो साइड है ये हमारे पास वेक्टर बी की साइड है। तो यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये हमारे पास एक कंप्लीट शेप बना रही है पैरेललोग्राम की। अब क्या ये पैरेललोग्राम हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देती है या नहीं देती, उसके लिए आपने याद रखना है कि आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वेक्टर बी है वेक्टर बी से वेक्टर बी का आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और प्रोजेक्शन आपने कहां पे ड्रॉ करना है, आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है वेक्टर ए के ऊपर। और ये जो हमारे पास वेक्टर ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। और आपने याद रखना है बेटा कि हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो सिंपल हमारे पास क्या होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप इस केस में देखें ये मैंने दो एडजेसेंट वेक्टर्स को मिला के एक पैरेललोग्राम बनाई है, और इस पैरेललोग्राम की ये मेरे पास बेस है, मीन कि हमारे पास बेस हमारे पास क्या आएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि मेरे पास क्या था ए था, और हाइट हमारे पास क्या आएगी, अगर आप हाइट देखें तो हाइट हमारे पास इस दूसरे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि मेरे पास क्या है बी है। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं बी इंटू साइन थीटा, और यहां पे आप देखिए तो ये क्या बनेगा ए बी साइन थीटा, और ये जो ए बी साइन थीटा है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, किस चीज का मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता, तो मैंने आपको बेटा ये बड़े आसान बल्कि बड़े इसी मेथड के साथ आपको बता दिए कि जो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमारे पास प्रूव होगी। और लास्ट पे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की दो एग्जांपल्स बताता चलूं। क्रॉस प्रोडक्ट की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बेतहाशा क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्क। टॉर्क जो है ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, मीन के आर क्रॉस एफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। और एक हमारे पास एग्जांपल है सिंपल
कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है मैग्नेटिक फोर्स, उसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बेटा ये हमारे पास ऐसी फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही होती है मैग्नेटिक फोर्स, उसका फार्मूला, ये भी हमारा उसमें एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, और ये जो टॉर्क है ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल। उम्मीद करता हूं बेटा जी कि आपको ये जो सारा लेक्चर है बड़े अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।